नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में। और मैं हूं डॉक्टर ऋषा शर्मा। साथियों, जैसा कि हम देख रहे हैं बीएड के सेकंड ईयर में थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत निर्देशन एवं परामर्श के अंदर हमने कई सारी चीज़ों को देखा और पढ़ा। आज की वीडियो में जो मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ वो है समूह निर्देशन, ग्रुप गाइडेंस। इससे पहले मैंने व्यक्तिगत निर्देशन से बातें बताई थी और बहुत सारी बातें जो हैं वो हमारी किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, समस्याएं क्या हो सकती हैं, इन सब के विषय में हमने डिटेल बात रखी थी। आज की वीडियो में हम समूह निर्देशन क्या है इसका पूरा एक ही वीडियो बनाई है, लेकिन सारी चीज़ें हमने इसके अंदर समाहित कर दी हैं। आप इसको ढंग से देख लीजिएगा। इसके अंदर कई सारे हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हैं, उनको भी आप नोट कर लीजिएगा। और यदि इसके बाद कोई और पॉइंट ऐसा हो या टॉपिक ऐसा हो जो आपकी समझ से बाहर हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर लेती हूँ। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए जिससे कि मैं मोटिवेट हो सकूँ। और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा जिससे कि जिसको आवश्यकता हो वो इसको देख सके और समझ सके। तो बढ़ते हैं आगे। आज की वीडियो में हम जैसे देखते हैं तो यहाँ पर है समूह निर्देशन। समूह निर्देशन है क्या? सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि समूह निर्देशन है क्या। जैसे कि व्यक्तिगत निर्देशन के अंतर्गत हमने बताया था कि वहाँ पर दो व्यक्ति होते हैं, एक परामर्शदाता और एक परामर्श प्राप्तकर्ता। तो वहाँ पर हो गया वो एक पर्सनल हमारा गाइडेंस। लेकिन समूह के अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर एक से ज़्यादा कई सारे व्यक्ति होते हैं। कक्षा भी हो सकती है, कोई सभा भी हो सकती है जहाँ पर एक साथ सभी व्यक्तियों को निर्देशित किया जाता है। कोई भी कार्य हो, कोई भी क्रिया हो, उसके विषय में यदि आपको कोई सूचना देनी है, कोई बात बतानी है तो यहाँ पर एक परामर्शदाता के सामने एक से ज़्यादा कई सारे व्यक्ति या छात्र मौजूद होते हैं जहाँ पर उन सबको एक जैसी बात एक साथ एक समय में एक ही स्थान पर बताई जाती है। ये हमारा एक औपचारिक रूप के अंदर भी आता है। तो जहाँ पर एक से ज़्यादा व्यक्ति बैठे हों, जहाँ पर 2 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, जिस तरीके से 100 भी हो सकते हैं, तो वहाँ जितने ज़्यादा व्यक्ति होंगे वो एक समूह का रूप ले लेता है। उसी समूह के अंदर कोई बात ऐसी होती है तो वहाँ पर उसको निर्देशित एक साथ किया जा रहा है। ये बंधे हुए रूप में होती है, बंधे हुए समय में होती है, बंधे हुए एक कक्षा में होती है, यानी एक ये औपचारिक रूप से हो जाती है प्रक्रिया। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं, आज हम आपके सामने सबसे पहले तो ये बता दें कि इसी वीडियो के अंदर हम आपको 4 पॉइंट दे रहे हैं समूह निर्देशन के अंतर्गत। समूह निर्देशन के जो आवश्यक तत्व हैं वो कौन कौन से हैं वो आपके सामने ये है। उद्देश्य और सिद्धांत भी आपके सामने इसी वीडियो में है। समूह निर्देशन की प्रविधियां कौन कौन सी होती हैं वो भी इसके अंदर है, और इसका आवश्यकता और महत्व क्यों है वो चीज भी इसी वीडियो में आपके सामने बताई गई है। अब मैं आपके सामने ये देखती हूँ कि जैसे समूह निर्देशन के आवश्यक तत्व कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला तत्व है निर्देशक का दृष्टिकोण हमेशा सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। यदि नकारात्मक सोचते हैं तो हम किसी कार्य को करने में जो हमारे अवरोधक बनते हैं वह हम स्वयं होते हैं, क्योंकि हमें कभी भी नकारात्मक रूप से नहीं सोचना चाहिए। नकारात्मक थॉट हमारे दिमाग में जब आते हैं तो हम अपने लक्ष्य की तरफ जब कदम बढ़ाते हैं तो वहाँ बहुत सारी रुकावटें आ जाती हैं। और यदि हम सकारात्मक रूप से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर कितनी भी रुकावटें क्यों ना आए हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेते हैं। तो यहाँ पर समूह निर्देशन का सबसे पहला कार्य है कि एक निर्देशक जो होता है, निर्देशन दाता जो होता है, उसको हमेशा सकारात्मक रूप में होना चाहिए, जिससे कि वो जो भी निर्देशन दे रहा है अपने समूह को वो सभी उससे प्रेरित हो सकें। दूसरा है यहाँ पर दाता व प्रार्थी के संबंध भी अच्छे होने चाहिए। दाता और प्रार्थी से मतलब यहाँ पर है जो निर्देशन प्राप्त कर रहा है वो यहाँ पर प्रार्थी हो गया और जो निर्देशन दे रहा है वो निर्देशन दाता हो गया। तो दोनों के बीच जो संबंध होते हैं वो अच्छे होने चाहिए, मधुर होने चाहिए, मित्रतापूर्ण होने चाहिए, जिससे कि जो बातें जो विचारें सामने रखी जा रही हैं वहाँ पर सामने वाला उनसे प्रेरित हो सके, उनसे प्रभाव आ सके, उनसे कुछ सीख ले सके, अपनी हर समस्या का समाधान आसानी से कर सके। फिर आता है इसके अंदर तीसरा, निर्देशक ऐसा हो जिसे सभी छात्र स्वीकार कर सकें। एक व्यक्ति को अगर हम ऐसा निर्देशन कार्य देते हैं जो अपने कार्य में अच्छे से कुशलतापूर्वक नहीं निर्वहन कर पाया, तो पहली बात तो वो उससे प्रभावित नहीं होंगे छात्र जो भी यहाँ समूह के अंदर बैठे हुए हैं वो।
दूसरा, अगर निर्देशन में कोई कमी रह गई है तो सारे छात्र और छात्राएं जब प्रेरित नहीं होंगे, प्रभावपूर्ण नहीं हो पाएगा, तो वहां पर हम उचित समस्या का समाधान उनको नहीं दे सकते हैं, यानी किसी समस्या का समाधान नहीं निकाल सकता है। तो यहाँ पर जो सभी स्वीकार कर सके, एक ऐसे ही निर्देशक को होना चाहिए। अगर कक्षा के अंदर कोई छात्र ऐसे बैठे हैं जो किसी टीचर को पसंद नहीं करते, तो ऐसे शिक्षक का हट जाना ही बेहतर होता है। तो यहाँ पर यदि किसी छात्र का प्रभावपूर्ण वातावरण ऐसा बन रहा है, लेकिन शिक्षक वहाँ पर ऐसा हो गया कि वो अपने हर समस्या को सॉल्व करना चाहता है परंतु नहीं सॉल्व कर पा रहा एक शिक्षक की वजह से, तो वो समूह निर्देशन खराब हो जाता है, प्रदर्शन खराब हो जाता है। इसीलिए हमेशा निर्देशनकर्ता को हम एक ऐसा रूप होना चाहिए जो सकारात्मक हो, या एक निर्देशनकर्ता को सभी छात्र या व्यक्ति स्वीकार कर सके, इस प्रकार से एक निर्देशनकर्ता को होना चाहिए। फिर देखते हैं यहाँ पर कि यह प्रक्रिया प्रभावी होनी चाहिए। जब हम कोई समस्या का समाधान सामने समूह को बता रहे हैं, तो उस बात को एक प्रभावपूर्ण रूप से, प्रत्यक्ष रूप से रखना चाहिए, क्योंकि जब बात प्रभावपूर्ण नहीं होगी तो वो बात निरर्थक है, उसका कोई अर्थ नहीं है, कोई मायने नहीं है। तो जो भी निर्देशन करता जिस तथ्य को रखता है वो तथ्य प्रभावपूर्ण होना चाहिए, जिससे कि सभी छात्र या सभी व्यक्ति प्रभावी हो सके। फिर है यहाँ पर, एक अच्छा श्रोता ही सफलता से अपना कार्य कर सकता है। अब यहाँ पर यह बात आती है, एक अच्छा श्रोता, एक निर्देशनकर्ता को हमेशा एक अच्छा श्रोता होना चाहिए। ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, क्योंकि जब सामने वाले की समस्या को धैर्य से एक निर्देशनकर्ता नहीं सुनेगा, उसकी समस्या क्या है। जैसे एक डॉक्टर है, डॉक्टर को एक पेशेंट की जब तक पूरी बात ढंग से सुनाई नहीं देगी कि वो किस समस्या से ग्रस्त है, तो वो कैसे उपचार कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से एक निर्देशनकर्ता को भी एक श्रोता के रूप में होना चाहिए, जो कि धैर्य उसके अंदर होना चाहिए, जिससे हर समाधानकर्ता जो प्राप्त करता है उसकी हर प्रकार की बात को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, धैर्यपूर्वक सुनने की कैपेसिटी होनी चाहिए। जब वो सुनता है अच्छे से, तभी किसी का कोई अच्छा सा समाधान निकाल सकता है। तो यहाँ पर निर्देशनकर्ता को अच्छे से एक श्रोता भी होना चाहिए, जिससे कि सामने वाला व्यक्ति अच्छे से बात कह सके और निर्देशनकर्ता उसका उचित समाधान निकाल सके। तो ये तो यहाँ पर समूह निर्देशन के आवश्यक तत्व थे आपके सामने। अब बात आती है उद्देश्य और सिद्धांतों की। तो उद्देश्य और सिद्धांतों के अंतर्गत हम देखते हैं तो ये 8 पॉइंट हमारे सामने आते हैं। पहला है, व्यक्ति की गतिविधियों का निरीक्षण समूह में करना। एक समूह का ही नाम है, समूह निर्देशन चल रहा है, समूह के अंदर बहुत सारे व्यक्ति होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो सब व्यक्ति हैं वहाँ पर गतिविधियों का निरीक्षण जो है वो समूह में ही करना है। जितने भी व्यक्ति उसके अंदर बैठे हैं उन सब का निरीक्षण एक समूह के अंदर ही करना है, हमें अलग अलग नहीं करना है, जब तक कि कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए। दूसरा आता है साधारण समस्याओं को हल करना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हमारी एक नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने से है। यहाँ पर जो साधारण समस्याएं हैं तो धीरे धीरे करके हमें उन समस्याओं को सबसे पहले हल निकालना होता है। फिर व्यक्तिगत निर्देशन में भी ये सहायक होता है। जैसे समूह के अंदर आपने बहुत सारी चीजें बता दी, अब यहाँ पर हो सकता है कि किसी की समझ में नहीं आई हो, तो वहाँ पर पूछा जाता है कि क्या इसमें कोई और परेशानी है या किस तरीके से और चाहिए समाधान। तो वहाँ पर जो छात्र या व्यक्ति बैठे होते हैं उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनको एक साथ समझ में नहीं आई थी, तो वहाँ पर वो अपना हाथ भी खड़ा कर सकते हैं या पर्सनल आपके पास आ भी सकते हैं। तो वहाँ पर उससे पूछा जाता है कि ये मेरी परेशानी है, ये मेरी समझ में नहीं आया। तो यहाँ पर आप व्यक्तिगत तौर से भी, इसके अंदर भी समूह निर्देशन में व्यक्तिगत रूप से भी निर्देशन दिया जा सकता है। फिर आता है यहाँ पर सामाजिक समस्याओं में भी समाधान। ये आवश्यक नहीं कि यहाँ पर हम कोई एक पर्सनल बात है या समूह के आधार से, जब हम देख रहे हैं कि समूह है और समूह है तो इसका मतलब एक सामाजिक रूप जरूर है, तो सामाजिक रूप जरूर है तो सामाजिक समस्याएं होंगी। तो यहाँ पर सामाजिक समस्याओं को भी रखा जाता है, जिससे कि उनका उत्थान हो सके और निराकरण किया जा सके। फिर है कि इस निर्देशन में समूह प्रकृति में सजातीय होने चाहिए। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि जो भी एक ग्रुप बनाया हुआ है वो सारे एक प्रकृति में यानी कि स्वभाव में सजातीय होने चाहिए, एक जैसी समस्याएं होनी चाहिए। अगर एक जैसी समस्याएं नहीं है, अलग अलग सबकी समस्याएं हैं, तो वहां पर आप समूह निर्देशन नहीं दे सकते, वो सफल नहीं हो सकता। तो यहाँ पर जितने भी व्यक्ति बैठे हैं उन सबकी एक जैसी समस्याएं होंगी, तो आपको उसमें समय की बचत के लिए एक जैसा ही उनका स्वभाव होगा, तभी कर सकते हो। ठीक है। फिर इसके बाद आता है समूह का आकार बढ़ाना हो।
जितना बड़ा होगा उतनी ज़्यादा समस्याएं और बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पर यह ज़्यादा समय लगेगा। तो समूह का आकार व्यक्तियों को देखते हुए कि एक जैसी समस्या है तो उनको एक तरफ बिठाएं, अलग अलग हैं तो उनके अलग अलग ग्रुप बना दिए जाते हैं। तो इस तरीके से ग्रुप जो बनते हैं वो छोटे बनते हैं, तो अच्छे से उनका निर्वहन हो सकता है। फिर देखते हैं यहाँ पर व्यक्ति स्वार्थी और अमानवीय ना हो। अगर व्यक्ति ग्रुप में जितने भी बैठे हुए हैं वो स्वार्थी हुए तो वहाँ पर वो ग्रुप सफल नहीं हो सकता। अमानवीय होना भी सही नहीं है। यहाँ पर स्वार्थी नहीं होना चाहिए, अमानवीय नहीं होना चाहिए। यदि ये दोनों प्रवृत्ति किसी व्यक्ति के अंदर, छात्र के अंतर्गत पाई जाती है, तो वो ग्रुप में निर्देशन जो दिया जाता है वो कभी सफल नहीं हो सकता। फिर देखते हैं जिज्ञासा में प्रश्न उत्तर तथा समस्याओं को कभी छुपाना नहीं चाहिए। जितनी ज्यादा जिज्ञासाएं निकलती हैं, जितने ज्यादा जिज्ञासाएं होंगी तो उतने ज्यादा प्रश्न होंगे तो उत्तर के रूप में समाधान होगा। यहाँ पर प्रश्न और उत्तर इसी के माध्यम से समाधान निकाला जाता है। तो पहली बात तो ये आती है। दूसरी बात है यहाँ पर समस्या को कभी भी छुपाना नहीं चाहिए। जिससे हम निर्देशन प्राप्त करने जा रहे हैं, गए हैं जिसके पास, वहां पर यदि अपनी समस्याओं को छुपाया जाता है तो वहां पर उचित परामर्श हमें नहीं प्राप्त होता है, तो हमारी समस्या भी सॉल्व नहीं होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर उद्देश्य और इसके सिद्धांत हैं, ये भी हमने देख लिए। अब देखते हैं समूह निर्देशन की प्रविधियां कौन कौन सी हैं, जो कि 5 रूप से हैं। तो पहला है हमारा दृश्य प्रयोग विधि। जब किसी समस्या को समाधान दिया जाता है तो सबसे पहले कुछ अगर हमारे पास उदाहरण है तो वहां पर यदि उसको वो उदाहरण देख करके बताया जाए तो वो बहुत जल्दी सफल होता है। जैसे अभी हमने पिछली वीडियो में भी देखा था, पान खाना, गुटखा खाना, बीड़ी सिगरेट पीना, शराब पीना इत्यादि ये जो मादक पदार्थ हैं इनका सेवन किया जाता है, तो इसका जो दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर होता है उसको बताना। एक बताना और एक दिखाना, दोनों में अंतर है। बताने में कुछ समय तक याद रहेगा, दिखाने में उसको हमेशा याद रहेगा और वो उसके दिमाग में बैठ जाएगी उसकी इमेज। तो उसका जो दुष्प्रभाव वाला कुछ फोटो है, कुछ वीडियोस हैं, अगर इस तरीके से हम दिखाते हैं तो उसका सफल प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो प्रविधियां वो दृश्य प्रयोग विधि पर भी आधारित है। संभाषण विधि यानी कि अपने बात के माध्यम से बताना। जैसे कि किसी ने कोई चीज बताई कि भाई ये चीज नहीं आपको यूज करनी चाहिए, अगर इस चीज को यूज करोगे तो इसका लॉस आपको इस तरीके से भोगना होगा। तो यहाँ पर हमने उसको बताया तो सामने वाला सचेत हो गया, तो उसका भी प्रभाव होता है। जैसे कि कोई व्यक्ति किसी पॉलिसी को लेने जा रहा है, उस और सामने वाला व्यक्ति जो है, अब उसका वो अच्छा भी हो सकता है, उसका वो बुरा भी हो सकता है। तो रास्ते में चलते चलते अचानक भाई कहाँ जा रहे हो, कि ऐसे ऐसे जा रहे हैं, कि अच्छा हाँ ये तो बहुत अच्छी है, ठीक है आप ले लो, ये मैंने भी ले रखी है। तो ये एक संभाषण वाली बात आ गई, तो यहाँ पर उसका बाद भी प्रभाव पड़ता है। ये भी एक निर्देशन के रूप में हो गया। अनौपचारिक बातचीत ये होती है कि कहीं पर भी किसी भी रूप से, किसी भी समय, कभी भी किसी भी रूप से हो सकती है, वो अनौपचारिक रूप है आपका। औपचारिक रूप होता है एक बंधे हुए रूप में, एक व्यक्ति के माध्यम से। अनौपचारिक में कहीं से भी कुछ भी आप प्राप्त कर सकते हो। तो यहाँ पर अनौपचारिक रूप में, जैसे अभी मैंने आपको संभाषण विधि में बताया था, संभाषण विधि एक अनौपचारिक रूप से थी। एक संभाषण विषय में हमारी दोनों विधियां हो सकती हैं, एक तो अनौपचारिक भी और औपचारिक भी। लेकिन जो मैंने अभी आपको उदाहरण दिया था वो हमारा अनौपचारिक रूप से था, क्योंकि उसको राह चलते ही एक व्यक्ति ने पूछ लिया और दूसरे ने उसका जवाब दे दिया, तो वो हमारा अनौपचारिक रूप हो गया। फिर आता है प्रश्न पेटिका। कुछ बच्चे या कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं कि प्रश्नों को समूह के में सबके सामने नहीं पूछ सकते, तो एक प्रश्न पेटिका बना दी जाती है। उसमें अपनी जिज्ञासाएं, अपने प्रश्न जो है संकोची स्वभाव की वजह से वहां न बोलते हुए लिख दिया और पेटिका में डाल दी। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये एक ऐसी प्रश्न पेटिका थी कि जिसको देखा परामर्शदाता ने, उसको देखा, उसका नाम लिखा था वो तो फलाना व्यक्ति है और इस तरीके से इसको करना है, तो यहाँ पर उसकी समझ में आ गया। तो यहाँ पर ये जो है इसके प्रविधियां थी कि किन किन प्रविधियों को, टेक्निक्स को अप्लाई करना है एक परामर्श प्रार्थी के ऊपर, उनके माध्यम से। अंत में हम देखते हैं आवश्यकता एवं महत्व क्या है समूह निर्देशन के। तो इसके भी यहाँ पर 5 रूप है। तो पहला है सामान्य व्यवहार को सुधारने में सहायक। एक व्यक्ति का जो नॉर्मल नेचर होता है उसको सुधारने में ये टेक्निक सामान्य रूप से प्रभावपूर्ण होती है, क्योंकि ग्रुप में सबको एक साथ हमारी जो भी समस्या है कम समय में एक साथ सबको एक जैसी बातें बता देना। दूसरा हम देखते हैं यहाँ पर श्रम, धन और समय की बचत होती है, क्योंकि इंडिविजुअल यानी कि हम पर्सनल किसी को गाइडेंस देते हैं तो वहाँ समय अलग अलग लगता है, लेकिन यदि उन्हीं बातों को एक साथ सभी छात्रों या व्यक्तियों को दे दी जाए तो यहाँ श्रम भी कम लगता है, यानी मेहनत कम लगती है, इसमें धन भी कम लगता है, इसमें समय भी कम लगता है, यानी उसी 45 मिनट में, 30 मिनट में, 10 मिनट में, 5 मिनट में जो भी हमें निर्देशन देना होता है उसी टाइम के अंदर हो जाता है।
फिर हम देखते हैं यहाँ पर अन्य के अनुभवों का लाभ उठाने में सहायक। जैसे कि अब हम देखते हैं पुराने बुजुर्गों के जो अनुभव होते हैं वो हमारे लिए जीवन में उपयोगी सिद्ध होते हैं, ऐसा हमने सुना है और हम मानते भी हैं और अपने ऊपर अप्लाई भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उनका अनुभव वो समय देख चुका है। अब हमारे सामने वो कठिनाइयाँ अगर आती हैं तो उनका अनुभव यूज़ किया तो हमने अपनी समस्या का समाधान कर लिया, या फिर कोई खतरा ऐसा आगे ना हो और आए तो हम पहले ही सचेत हो जाएं। तो जितने भी पुराने अनुभव हैं उन सबको अप्लाई करते चलो, जिससे कि हमारी हर समस्या का निदान आसानी से हो सके। फिर हम यहाँ देखते हैं नए छात्रों को निर्देश देने में सहायक। जब कोई नए छात्रों से मतलब कोई नया व्यक्ति भी हो सकता है, नए छात्र भी, कक्षा के अंदर हमारे जब एक सेमेस्टर खत्म होता है, एक ईयर हमारा खत्म होता है, तो कुछ नए बच्चे आते हैं नेक्स्ट ईयर में, तो वहाँ पर उन लोगों को एक साथ हमें निर्देशित करना है कि आपके ये रूल्स हैं, ये पेपर हैं, ये टीचर हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको बताई जाती है। तो ये क्या होता है, कक्षा में नए छात्रों को एक साथ संबोधित करना, एक साथ सारी जानकारी को देना। फिर अंत में आता है समाजीकरण में सहयोगी। जब हम समाज में रहते हैं, समाज के रूप में अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, तो उन निर्वहन को हम ये देखते हैं कि हमारे दायित्व में कहीं कोई कमी ना हो। एक व्यक्ति को समाज से लेना भी है और समाज में देना भी है। जब अपना पार्ट आप निभाते हो तो वहाँ पर आप समाज में निभा रहे हो, तो उसी समाज में अन्य व्यक्ति भी निभा रहे हैं। तो यहाँ पर हस्तांतरित करने वाली बात हो गई, एक हाथ देना व्यवहार और दूसरे हाथ लेना व्यवहार। इस तरह की जब प्रक्रिया अपनाई जाती है समाज में, तो उसको कहते हैं समाजीकरण। इसमें सहयोग की भावना होती है, इसमें हमारे हर कर्म की भावनाएं होती हैं जो कि हम समाज के अंदर रहते हुए ही करते हैं, हर दायित्व का निर्वहन करते चले जाते हैं। तो ये भाव हमारे लिए समाज में क्यों होना चाहिए, इस चीज़ से हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, वो सारी जानकारी हमारी समाजीकरण में आती है। उसी से संबंधित एक परामर्शदाता को परामर्श प्रार्थी के अंतर्गत रखनी चाहिए। तो आज की वीडियो में हमने यहाँ पर ये देखा समूह निर्देशन के आवश्यक तत्वों में क्या क्या चीज़ें थी, उद्देश्य और सिद्धांत इसके कौन कौन से थे, समूह निर्देशन की प्रविधियां कौन कौन सी थी जिनको कि अप्लाई किया जा सकता है और समस्या का समाधान किया जा सकता है, और आवश्यकता और महत्व इसका क्या रहा है जिससे कि हमें फायदा हो सके। तो इस तरीके से हमने एक ही वीडियो में समूह निर्देशन क्या था, क्यों होना चाहिए, इसका महत्व क्यों है, इसकी आवश्यकताएं क्या हैं और क्यों हैं, इन सब चीज़ों से परिचित आप लोगों को कराया। अगर फिर भी कोई पॉइंट ऐसा रह गया है, लगता है या होना चाहिए, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही साथ यदि अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं किया है या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसको शेयर कर दीजिए वहाँ जहाँ इसकी आवश्यकता है। अगली वीडियो कौन सी होगी, कैसी होगी, उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। बेल आइकॉन है उसको भी प्रेस करना होगा जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।